देखिए भाई, नंबर 3, पर्दे के मध्य के बिंदु, पर्दे के मध्य के बिंदु पर कला संबद्ध यानी कोहेरेंट प्रकाश से पहुंचने वाली, पर्दे के मध्य के बिंदु पर कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से पहुंचने वाली तरंगिकाओं, मध्य के बिंदु पर कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से तात्पर्य है S1 व S2 प्रकाश स्रोतों, S1 व S2 से पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर शून्य होता है। यानी कि अगर आप इस मध्य के बिंदु के लिए देखें तो देखो, यहां से यूं अगर मैं पथांतर शो करता हूं इस तरह से S से, और यहां से डिस्टेंस देखता हूं तो ये क्या आएगी, सेम आती है। पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर शून्य होता है, अर्थात उनके मध्य कलांतर शून्य होता है। भाई अगर पथांतर शून्य है तो कलांतर भी क्या होगा, शून्य होता है, अर्थात उनके मध्य कलांतर शून्य होता है। और संपोषी व्यतिकरण की घटना होने के कारण होता है। और अगर शून्य होगा कलांतर तो कैसा व्यतिकरण होगा, संपोषी, और संपोषी व्यतिकरण की घटना होने के कारण पर्दे के मध्य के बिंदु पर सदैव दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ये लीजिए, ये अपने पास यंग का द्विस्लिट प्रयोग अपने पास कंप्लीट हो गया। अपन ने सभी की व्याख्या कर ली है, अपन ने क्या क्या पॉइंट के अंदर YDAC को पढ़ा है। तो देखिए, पहला पॉइंट इसका महत्व जाना था, तो इसके महत्व के 2 पॉइंट लिखे थे कि प्रकाश के व्यतिकरण को दर्शाने वाला पहला प्रयोग है। फिर सेकंड अपन ने इसमें क्या देखा कि ये प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, यानी हाइगेन के सिद्धांत का पूर्णतः समर्थन करता है। फिर अपन ने इसकी प्रायोगिक व्यवस्था लिखी, फिर अपन ने इसके प्रेक्षण देखे, और फिर प्रेक्षणों की फिर क्या करी अपन ने, व्याख्या। जो प्रेक्षण थे सभी की अपन ने इसके अंतर्गत व्याख्या देख ली है। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, कि उसके लिए डेरिवेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी डेरिवेशन है। अब देखिए उसको अपन पढ़ते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखना, मैंने व्याख्या के अंदर 3 पॉइंट्स लिए हैं। इसमें से जो पहला पॉइंट है, उस पहले पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट को मैंने लिखने का समय बचाने के लिए पहले पॉइंट में कुछ करेक्शन कर दिए हैं। तो आप उस सेकंड पॉइंट को जो मैंने जिस तरह से करेक्शन करने के बाद लिखा है ठीक वैसे लिखेंगे। ये नहीं कि आप भी अपनी कॉपी के अंदर और नोटबुक के अंदर उसमें करेक्शन कर लें, ऐसा नहीं करना है। आपको एज इट इज कैसे कॉपी करना है। फिर तीसरी व्याख्या आपने कर ली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे वो है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक।
व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। यहां अपन को अब डेरिवेशन इसमें करनी है, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। एक इंपॉर्टेंट और एक बड़ी डेरिवेशन अपन को यहां करनी है। अब देखिएगा, इसको समझिएगा। यंग के प्रयोग के आधार पर, यंग का जो प्रयोग है उसी में अपन इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, और यही ये चीज प्रूफ करेंगे कि दीप्त फ्रिंजों और अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। तो देखिए किस तरह से, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, एक वर्णीय प्रकाश का कोई स्रोत है यहां अपने पास। इसके सामने ये कोई आपने कोई पर्दा रखा हुआ है, इस पर्दे में दो छिद्र आपने कर दिए हैं, एक छिद्र ये रहा, समान दूरी पर एक छिद्र ये रहा। एक कोई अन्य पर्दा ये रखा हुआ है जहां पर कि अपन व्यतिकरण प्रतिरूप को देखते हैं। तो देखिए यहां ये पर्दे का मध्य का बिंदु, इसका तो ये ले लेते हैं O डैश, और ये हो गया है O। इस बिंदु O के लिए पथांतर क्या है, शून्य है। ये अपन ने अभी भी पढ़ा भी है। बिंदु O के लिए पथांतर क्या है, दोनों कला संबंध स्रोत, ये दो कला संबंध स्रोत बन जाएंगे भैया, S1 और ये S2। इन दोनों कला संबंध स्रोतों से पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर क्या होगा, शून्य होगा। अगर पथांतर शून्य है तो देखो, यहां से ये तरंगिका ले लिया ऐसे, ये दो कला संबंध स्रोत बन गए हैं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से। इस पर्दे में छिद्र से दो स्लिट हैं, यानी कि दो कला संबंध स्रोत बन गए। इनके स्लिटों के मध्य की जो दूरी है वो मैंने ले ली है स्मॉल डी है। ये दूरी कितनी ले ली है मैंने, स्मॉल डी है। और इन कला संबंध स्रोतों से पर्दे की जो दूरी है वो है कैपिटल डी। अब देखें, यहां पर तो हमेशा दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। अपन किसी एक ऐसे बिंदु का चयन करते हैं जहां पर अपन ये संभावना व्यक्त कर सकें कि दीप्त भी हो सकती है फ्रिंज, और कैसी हो सकती है, अदीप्त भी हो सकती है। मान लिया वो कोई बिंदु P है, ये रहा वो कोई बिंदु P है, तो यहां से जैसे इस प्रकाश स्रोत से तरंगिका इस प्रकार से इस डायरेक्शन में हो जा रही है, तो इससे भी ये तरंगिका आप ले लीजिए, यहां देखो ये अपने पास ये गई है दूसरी, इस प्रकार से। ये पर्दे का मध्य का बिंदु क्या है, P है। अब देखो, इस कला संबंध प्रकाश स्रोत जो S1 था, और ये कला संबंध प्रकाश स्रोत क्या है, S2 है। इन कला संबंध स्रोतों से पर्दे की जो दूरी है, जहां पर कि अपन व्यतिकरण प्रतिरूप देख रहे हैं, वो दूरी अपन ने क्या ली है, कैपिटल डी है। वो वाली दूरी अपन क्या ले रहे हैं, कैपिटल डी ले रहे हैं। तो इस तरंग के द्वारा यहां बिंदु P तक तय किया गया डिस्टेंस क्या है, S1P है, जबकि इसका क्या है, S2P है। तो दोनों के मध्य पथांतर कितना है, इसके लिए आप क्या कीजिए, S1 से S2P के ऊपर लंब डाल दीजिए, ये लीजिए, ये लंब आ गया है कैपिटल L।
अगर ये लंब कैपिटल एल है तो देखिए यहां इसके बीच में इस पथांतर को शो कर देते हैं डेल्टा से। वैसे अपन ने व्यतिकरण की गणितीय विवेचना के अंदर पथांतर को जो अपन ने लिया था वो डेल्टा से लिया था, डेल्टा क्या सॉरी एक्स से लिया था, और यहां अपन इसे ले रहे हैं पथांतर को डेल्टा से। ये एंगल थीटा है। अगर मैं एक रेस यहां से और ले लेता हूं, ऐसे देखो एक वेव एल, तो इसका ये जो एंगल होगा ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा थीटा? क्योंकि अपन क्या जानते हैं कि इस स्मॉल डी का मान बहुत कम होने की वजह से, या यूं कह सकते हैं स्मॉल डी बहुत छोटा है, कैपिटल डी बहुत बड़ा है। अगर स्मॉल डी बहुत कम हो और कैपिटल डी बहुत ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति के अंदर ये थीटा और ये थीटा कोण क्या होंगे? बराबर, जिसको अपन इसकी डेरिवेशन में इस बात को अपन लिखेंगे। तो देखिए अपन ने क्या क्या लिख लिया है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस से दो कला संबंध स्रोत S1 और S2 प्राप्त करते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। इन कला संबंध स्रोतों से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा स्थित है, जिस पर कि व्यतिकरण प्रतिरूप को अपन क्या है देखते हैं। इस बिंदु O से इस बिंदु P की जो दूरी है वो मैंने मान ली है x है। ये दूरी क्या है? x है। तो पहले अपन इसका डिस्क्रिप्शन कर लें। तो देखो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S से उत्सर्जित तरंगिकाएं स्लेट S1 व S2 पर आपतित होती है तो तरंगाग्र के विभाजन द्वारा दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत S1 व S2 प्राप्त होते हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। ध्यान रहे प्रयोग में इन कला संबंध प्रकाश स्रोतों के बीच की जो दूरी होती है लगभग 1 मिलीमीटर होती है, लगभग 1 मिलीमीटर की दूरी होती है। तो देखो इसलिए क्वेश्चनों में न्यूमेरिकल्स में भी ये दूरी लगभग 1 मिलीमीटर ही दी हुई होती है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S से उत्सर्जित तरंगिकाएं स्लिट S1 व S2 पर आपतित होती है तो तरंगाग्र के विभाजन द्वारा दो कला संबंध प्रकाश स्रोत S1 व S2 प्राप्त होते हैं, जिनके बीच की दूरी, यानी ये जो स्लिट है यही कला संबंध प्रकाश स्रोत बन गए हैं अपने वहां, जिनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। इन कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा स्थित है।
जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप इंटरफेरेंस पैटर्न को देखा जाता है, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप को देखा जाता है। कैपिटल डी दूरी के ऊपर क्या है, एक पर्दा स्थित है। अब देखिए, इस पर्दे के मध्य के बिंदु O से बिंदु P पर, इस पर्दे के मध्य के बिंदु O से बिंदु P की दूरी क्या है, x है। चलो लिख लेते हैं, इस पर्दे इसे यूं लिख देते हैं, एक पर्दा, ये लो, इस पर्दे के मध्य के बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर्दे के मध्य के बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O पर, बिंदु O के लिए, बिंदु O के लिए पथांतर 0 है। अतः यहां सदैव दीप्त फ्रिंज बनती है। ये लीजिए, ये अपन ने पॉइंट्स इसके लिख लिए हैं। अब अपन इसमें यहां से अपन ने बिंदु P के लिए S1 के लिए दूरी तो कितनी है, S1P, और S2 से क्या है दूरी, S2P है। अगर अपन पथांतर की बात करें बिंदु P के लिए, यहां तो मैंने बात की है बिंदु O के लिए पथांतर 0 आते हैं, सदैव दीप्त फ्रिंज बनती है। लेकिन बिंदु P के लिए पथांतर कितना है, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2L इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा। तो देखो यहां सदैव दीप्त फ्रिंज बनती है। बिंदु P के लिए पथांतर इज इक्वल टू, देखिएगा क्या है भैया, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, डेल्टा। ये लो, इस पथांतर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं डेल्टा से। के लिए पथांतर कितना है, डेल्टा है। अब अपन एक पॉइंट और लिख लें, वही बात कि अगर स्मॉल d का मान कैपिटल D की तुलना में बहुत छोटा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिएगा, एक पॉइंट और अपन इसके अंदर नोट कर लें कि स्मॉल d इज लेस देन कैपिटल D। स्मॉल d इज लेस देन स्मॉल d इज लेस देन कैपिटल D होने पर, ध्यान रहे स्मॉल d है कला संबंध प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी, जबकि कैपिटल D है कला संबंध प्रकाश स्रोतों से पर्दे की दूरी। स्मॉल d इज लेस देन कैपिटल D होने पर या होने से
क्या कर दिया, यानी कि मैं इसे इस प्रकार से लिख दूं, स्मॉल डी इज लेस देन कैपिटल डी होने से ये जो एंगल होगा H2S1L होने से एंगल H2S1L इज इक्वल टू, ये एंगल इक्वल होगा किसके, O डैश P के, एंगल O डैश P इज इक्वल टू होगा एंगल थीटा। ये अपन इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसा होने पर H2S1L इज इक्वल टू O डैश P इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। अब अपन आगे की डेरिवेशन की चर्चाएं करते हैं। अब इसकी डेरिवेशन देखो बहुत अच्छी इजी डेरिवेशन है। उसका तरीका क्या है, एक ट्राइंगल है आपके पास S1 H2L, या यूं कह दीजिए S1L H2, और एक है O डैश OP। इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर आप क्या करें, इसके अंदर तो आपको डेल्टा चाहिए और एक स्मॉल डी चाहिए, तो इसमें तो आप साइन की वैल्यू देख लें, और इसमें आप क्या देख लेंगे, एक्स चाहिए और आपको कैपिटल डी चाहिए, यानी कि लंब और आधार। लंब और आधार इसका मतलब इसमें आप tan का मान निकाल लीजिए। इसमें आपको चाहिए लंब और क्या चाहिए, कर्ण, क्योंकि यहां से आपने लंब डाला है तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये आपको स्मॉल डी आ जाएगा। तो बस इतना सा काम आपको इसमें करना है। तो देखिएगा भाई, एक एक की अपन बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें अपन, समकोण त्रिभुज ले लीजिए S1L H2, S1L H2 से इसमें मैं वैल्यूज देख रहा हूं साइन थीटा के। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, डेल्टा। ये लो, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर इसके बाद आप देखिएगा समकोण त्रिभुज। अब अपन लेंगे O डैश P से, इसके अंदर मैं वैल्यूज देख रहा हूं tan थीटा की। tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार, लंब है x, आधार है कैपिटल D। समीकरण नंबर 2। देखो ध्यान रखना, इस डेरिवेशन को अपन कई तरीके से कर सकते हैं। इसको अपन द्विपद प्रमेय से करें तो वो बहुत अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका इसका द्विपद प्रमेय का है। लेकिन अपनी जो बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर ये तरीका दिया हुआ है tan और sin के रूप में, तो अपन इसे tan और sin के फॉर्म में ही कर रहे हैं, tan थीटा sin थीटा के रूप में। फिर थीटा के अल्प होने पर इन दोनों को क्या करेंगे, अपन इक्वल कर देंगे। इस तरीके से अपन को इसमें दे रखा है और इसी तरीके से अपन इसे कर रहे हैं। लेकिन द्विपद प्रमेय वाला तरीका सबसे अच्छा है इसका। तो देखो समकोण त्रिभुज O डैश P से tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में d आ गया। फिर आप क्या करेंगे, थीटा के अल्प होने पर, थीटा के अल्प होने पर अपन जानते हैं कि साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल होता है tan थीटा के। चूंकि थीटा के अल्प होने पर साइन थीटा लगभग बराबर किसके है, tan थीटा के। इसलिए अगर साइन थीटा और tan थीटा दोनों लगभग बराबर हो गए हैं, इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन में स्मॉल डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में कैपिटल डी। ये एक इक्वेशन और आपके पास आ गई, और इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आप देखें साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब है डेल्टा। फिर क्या है, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि स्मॉल डी। फिर समकोण त्रिभुज O डैश P से tan थीटा का मान देखा x अपॉन में कैपिटल डी। थीटा के अल्प होने पर साइन थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, डेल्टा अपॉन में स्मॉल डी इज इक्वल टू x अपॉन में कैपिटल डी। अगर मैं इससे अगर x की वैल्यू देखता हूं
तो मेरे पास x इजिकल टू क्या आता है, डेल्टा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। ये लीजिए, ये एक महत्वपूर्ण इक्वेशन मेरे पास आ गई है जिसका मैं अब इसके अंदर क्या करूंगा, उपयोग करूंगा। बस मुझे ये इक्वेशन ही ध्यान रखने की, इसके अंदर मेरे पास एक महत्वपूर्ण पद था, x इजिकल टू डेल्टा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। देखो अपन ने ये फॉर्मूला निकाल लिया था, x इजिकल टू डेल्टा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। अब इस फॉर्मूले को अपन आगे बढ़ाते हैं, x इजिकल टू डेल्टा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। इसे इक्वेशन नंबर ये आ गई थी 4। अब देखिएगा, इक्वेशन नंबर 4 से फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से, अगर बिंदु P पर अगर कोई दीप्त फ्रिंज बन रही हो, अगर बिंदु P पर कोई दीप्त फ्रिंज बन रही हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो x होगा, ऐसी स्थिति के अंदर जो अपन पथांतर देखेंगे वो होगा लैम्डा का पूर्ण गुणज। अगर बिंदु P पर nवें नंबर की फ्रिंज हो तो पथांतर डेल्टा इजिकल टू होगा n लैम्डा। और अगर इससे आगे की भी दीप्त फ्रिंज ले सकते हैं अपन, भाई n+1 यहां आ जाएगी, n+2 यहां आ जाएगी, n-1 भी ली जा सकती है। तो इस तरह से ये फ्रिंजें आ जाएंगे, तो इन फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होगी यही फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। तो x इजिकल टू डेल्टा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। अब इसमें देखिए नंबर फर्स्ट, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज यानी कि ब्राइट फ्रिंज, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बने तो, अगर बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है तो देखिए NV दीप्त फ्रिंज के लिए एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर डेल्टा इजिकल टू होगा n लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज। इसलिए एक्स एन इजिकल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा के स्थान पर लिख दीजिए आप n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। इक्वेशन नंबर 5, अगर बिंदु ये तो nवें नंबर की फ्रिंज के लिए आया है, nवी दीप्त फ्रिंज के लिए बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बने तो nवी दीप्त फ्रिंज के लिए। अगली अगर अपन बात करें n+1 भी दीप्त फ्रिंज के लिए, तो n के स्थान पर क्या आ जाएगा, n+1 एवं n+1v दीप्त फ्रिंज के लिए। अगर n+1 भी दीप्त फ्रिंज की अगर अपन बात करते हैं तो ये आएगा x n+1 इजिकल टू, n के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए ये तो nवें नंबर की फ्रिंज है, ये n+1 नंबर की फ्रिंज है, और n+1 और n इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस ही फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, क्योंकि अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, किन्हीं दो क्रमिक या क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। यानी दीप्त से दीप्त की दूरी हो या अदीप्त से अदीप्त की दूरी हो, वो जो डिस्टेंस होगी जैसे इस तरह से, यहां अपन ने यंग के प्रयोग में देखा था, यहां ये ब्राइट फ्रिंज थी, फिर ये डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर ये डार्क है। तो ब्राइट से ब्राइट फ्रिंज के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी यही फ्रिंज चौड़ाई है। इसी तरह से देखो, फिर यहां डार्क है, फिर ये ब्राइट है, और फिर ये डार्क है। इस डार्क से इस डार्क तक की जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई होगी। तो फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से अपन क्या कह सकते हैं, देखो फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से मैंने मान लिया कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा है, तो बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस
बीटा इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। यहां पर अगर मैंने ये यहां पर तो मैंने एन प्लस वन लिए है, अगर नेक्स्ट फ्रिंज अगर एन माइनस वन ली होती तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा में फिर क्या लिखता, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन करता। अब इसमें आप मान रख दीजिए, तो देखिए इसमें अगर अपन वैल्यू रखते हैं तब देखें आप बीटा इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ रही है, एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी माइनस एक्स एन की वैल्यू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब इससे आगे के स्टेप्स को अपन यहां सोल्व करते हैं। देखो यहां तक के स्टेप आपके पास आ गई है, मैं इसके आगे के पद को यहां देख रहा हूं। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अगर ये यहां अपने पास कॉमन आता है तो मेरे पास अब क्या बच गया है, एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन माइनस एन, ये मेरे पास स्टेप आ गई है। अब देखिए इसके अंदर भी एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 7। ये मेरे पास फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र आ गया है दीप्त फ्रिंजों के लिए। इस फॉर्मूले से क्या स्पष्ट है कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वो प्रयुक्त एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समानुपाती है, प्रकाश स्रोतों से पर्दे की दूरी के समानुपाती है और कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन फ्रिंज क्रमांक पर निर्भर नहीं है। यानी कि 5वें नंबर की फ्रिंज हो या 6ठे नंबर की फ्रिंज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिंजों की जो दूरी होगी, क्रमागत फ्रिंजों की जिसे अपन फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, वो क्या होगी, इक्वल होगी, सबके लिए समान होगी, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंज क्रमांक पर निर्भर नहीं कर रही है। ये अपन ने निकाला है दीप्त फ्रिंज के लिए। फिर अपन इसी की अगर अपन बात करें अदीप्त फ्रिंज के लिए, इक्वेशन नंबर 7 आ गई। इसी तरीके से अपन अदीप्त फ्रिंज की बात करेंगे, और अगर बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बन रही हो तो आपको पता है अदीप्त फ्रिंज बनने के लिए पथांतर यानी जो डेल्टा है वो लैम्डा बाई 2 का क्या होना चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए। तो देखें अपन इक्वेशन नंबर आ चुकी है 7। इक्वेशन नंबर 7 के बाद देखिए नंबर 2, यदि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बने तो, अगर बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बने तो मैंने क्या बता रखा है, पथांतर क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज। अपन व्यतिकरण की गणितीय विवेचना में ये चीज पढ़ चुके हैं, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण होने के लिए तो पथांतर होना चाहिए लैम्डा का पूर्ण गुणज, और विनाशी व्यतिकरण होने के लिए लैम्डा बाई 2 का होना चाहिए विषम गुणज। तो अदीप्त फ्रिंज बनने के लिए कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी। तो देखो यदि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बने तो NV अदीप्त फ्रिंज के लिए, NV अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो देखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, यानी लैम्डा बाई 2 2n-1। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा ही था कि x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू डेल्टा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये इक्वेशन नंबर अपने पास 4 आई थी।
यहां आप देखें एन बी एदित फ्रिंज के लिए डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2n-1, इसलिए एक्स एन इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, लैम्डा बाई 2n-1, डेल्टा की वैल्यू लैम्डा बाई 2n-1 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ये लीजिए, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7 तक आ चुकी थी। फिर अब आप देखें अगर अगली फ्रिंज n+1 भी है यानी आगे वाली है तो n के स्थान पर n+1 लेंगे, n-1 वाली भी ले सकते थे आप। तो देखें n+1v एदित्य फ्रिंज के लिए n+1v एदिप्त फ्रिंज के लिए एक्स एन इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 तो है ये, इसका विषम गुणज है 2, n के स्थान पर क्या लिया जाएगा n+1, बस ये चेंज करना है, -1 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब आप इसको कैसा ले सकते हैं वो देखिए, एक्स एन इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 में से 1 गया तो ये क्या रह जाएगा भैया, देखो 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 में से 1 गया तो ये रह गया प्लस का 1 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, इक्वेशन नंबर 9। अब फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या कहता है, फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा यह कहती है कि जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो xn+1 या भाई xn+1 आएगा, xn+1, तो इसे लिखते हैं पहले xn+1। फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा यह कहती है कि फ्रिंज चौड़ाई जो होगी वो xn+1 और xn इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा, ये फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा है। तो अपन फ्रिंज चौड़ाई अगर अब की बार अपन उसे बीटा डेट से शो करें, भाई दीप्त फ्रिंज के लिए आपने किससे लिया, उसे बीटा से लिया, और इसके लिए अदीप्त के लिए अपन ले लेते हैं इसे बीटा डैश से, तो अपन ये प्रूफ करने में सफल होंगे कि बीटा डैश और बीटा का मान क्या है, समान है। तो देखें ये इक्वेशन नंबर 7 ये इक्वेशन नंबर 9 तक आ चुकी है। फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से, अगर फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से अगर अपन देखें तो बीटा डैश इज इक्वल टू xn+1 माइनस xn होगा। अगर ऐसा है तो अब आप इसके अंदर मान रखेंगे। तो देखें इसके आगे की स्टेप्स को अपन कहां सोल्व कर रहे हैं, भाई देखो यहां बीटा डैश इज इक्वल टू xn+1 माइनस xn आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर xn+1 की वैल्यू पुट कर दीजिए और किसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, xn की। ये वैल्यू मैं यहां कर रहा हूं, इसके बाद की स्टेप्स को भी मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि नीचे रखने पर आपके हो सकता है कट जाए, बोर्ड पे इतना कवर हो नहीं रहा है। तो देखें बीटा डैश इज इक्वल टू, इसे भी थोड़ा इधर से लिखें, बीटा डैश इज इक्वल टू क्या वैल्यू लिखी है मैंने, xn+1 माइनस xn। तो xn+1 की वैल्यू पुट कीजिए आप, क्या वैल्यू आ रही है, लैम्डा बाई 2n-1 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। लैम्डा बाई 2n+1 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, फिर माइनस xn की वैल्यू लैम्डा बाई 2n-1 कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब अपन को ये गणित केवल क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो देखिए इसके आगे की स्टेप्स को मैं यहां कर रहा हूं भाई, क्योंकि डायग्राम आ गया बीच में।
तो देखिए बीटा डैश इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप इसके अंदर, क्या क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा बाई 2 कॉमन आ रहा है, कैपिटल डी आ रहा है, स्मॉल डी आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी को आपने कॉमन ले लिया है। अब इसको अपन कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या बच गया, देखिए 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो ये लो। अब ऐसा है तो फिर आगे की स्टेप्स फिर देखिए, 2n माइनस और प्लस वाले कैंसिल, 1 1 क्या हो गया है, 2 हो गया है, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी इंटू ए 2, तो बीटा डैश इज इक्वल टू, देखिए 2 से फिर ये 2 कैंसिल, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 10। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए भी फ्रिंज चौड़ाई का वही फॉर्मूला आया है जो कि दीप्त फ्रिंज के लिए आया था। क्या कहा मैंने, अदीप्त फ्रिंज के लिए भी फ्रिंज चौड़ाई का वही फॉर्मूला आया है जो कि दीप्त फ्रिंज के लिए था। इसका मतलब एक चीज स्पष्ट हो गई कि फ्रिंज चाहे दीप्त हो या फ्रिंज अदीप्त हो, फ्रिंज चौड़ाई का मान दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा, एक समान होगा। ये अपने पास रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए समीकरण नंबर जो 7 थी वो भी यही थी और समीकरण 10 है वो भी यही है। तो अपन यूं कह सकते हैं समीकरण 7 व समीकरण 10 से दोनों को अपन बराबर कर दें तो अब अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो देखें समीकरण 7 वे समीकरण 10 से, अगर समीकरण 7 और समीकरण 10 से आप देखेंगे तो यो पाएंगे बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, यानी दीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई हो या अदीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई हो, दोनों का मान एक समान आ रहा है और यह है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर 11 मैंने इसे कह दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इस पर आधारित बहुत अच्छे अंक के क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। अपनी बुक में इस पर आधारित 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको अपन सोल्व करेंगे। 2 छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप से दिए हुए हैं और 1 आंकिक प्रश्नों में दिया है जिसके अंदर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान ये ज्ञात करवा रहे हैं। लेकिन पहले अपन इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पूरे कर लें। तो समीकरण 7 और समीकरण 10 से ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। तो देखो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, अतः स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंज क्रमांक पर निर्भर नहीं कर रही है, कहीं पर भी n नहीं आ रहा है भैया इसमें। इसका मतलब दीप्त और अदीप्त दोनों ही फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान एक समान होगा। तो देखें अतः स्पष्ट है कि दीप्त कि फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज क्रमांक पर निर्भर नहीं करता है। अतः स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज क्रमांक पर निर्भर नहीं करता। ये तो प्रयुक्त प्रकाश की किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर। अतः स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज क्रमांक पर निर्भर नहीं कर पाता है तथा दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई समान होती है।
दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, एक समान। ये अपन ने यहाँ एक फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखिए, अब अपन इसमें चीज जो पढ़ेंगे वो एक तो पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता, तो किस किस पर निर्भर कर रही है उसके कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता वाली बात कर रहे हैं तो ये प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रही है। जिस प्रकाश के लिए लैम्डा अधिक होगी उस प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य, जिस प्रकाश के लिए लैम्डा अधिक होगी उस प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि लाल रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। फिर एक चीज फिर देखेगा, फ्रिंज चौड़ाई का अगर अपन को मान अपन ने ज्ञात कर लिया है, अगर फ्रिंज चौड़ाई अपन को ज्यादा चाहिए यानी बीटा का मान ज्यादा चाहिए तो लैम्डा आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, कैपिटल टी ज्यादा लेना पड़ेगा और स्मॉल डी को आपको कम लेना पड़ेगा। लेकिन यहां एक विशेष चीज ध्यान रखना, बीटा को बढ़ाने के लिए कैपिटल डी ज्यादा लेने की अपेक्षा स्मॉल डी को कम लेना अधिक उपयुक्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल डी अगर आप ज्यादा लोगे तो ऐसी स्थिति में प्रकाश स्रोत से, जो कला संबंध प्रकाश स्रोत है, उससे पर्दे की दूरी बढ़ जाएगी और जो तीव्रता होगी फ्रिंजों की तीव्रता, उसमें क्या होगी, कमी आ जाएगी, उनमें धुंधलापन आ सकता है। इसलिए कैपिटल डी को बढ़ाने की अपेक्षा स्मॉल डी को कम करना ही उपयुक्त होता है। लेकिन यहां पर फिर एक समस्या आ सकती है, अगर स्मॉल डी का मान अपन बहुत कम कर दें, बहुत कम से तात्पर्य है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भी कम कर दें अगर स्मॉल डी का मान, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर स्मॉल डी का मान लैम्डा से भी कम हो जाए तो बीटा का मान कैपिटल डी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल रख के देख लो आप, अगर स्मॉल डी का मान लैम्डा से अगर कम है, यानी कि स्मॉल डी का मान लैम्डा से कम है तो नीचे की संख्या बहुत छोटी हो गई, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी बीटा वाली, ये वैल्यू अपने पास क्या होगी, ज्यादा आ जाएगी। यानी कि फ्रिंज चौड़ाई का मान कैपिटल डी के मान से भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब व्यतिकरण होगा ही नहीं, अपन को दिखाई नहीं देगा, वो प्रतिरूप ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यहां दो बातें अपन को ध्यान रखनी है कि फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा लेने के लिए एक तो आपको लैम्डा ज्यादा लेना पड़ेगा, कैपिटल डी का मान ज्यादा लेने की अपेक्षा स्मॉल डी को कम लेंगे, लेकिन लैम्डा से ज्यादा कम नहीं करेंगे उसे, यानी कि जो प्रकाश की तरंग है उससे भी अपन कम कर दें, ऐसा संभव है नहीं। ये चीज अपन ने यहां देख ली है कि भाई फ्रिंज चौड़ाई दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। यहां ये चीज अपन ने नोट कर ली है। अब एक चीज अपन और निकाल सकते हैं, अगर ये कहे कि कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो देखिए अपन उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं कोणीय चौड़ाई को। ये तो फ्रिंज चौड़ाई अपन ने ज्ञात की रेखीय, अगर कोणीय फ्रिंज चौड़ाई अगर ये ज्ञात करवाएं तो वो मान क्या आएगा, वो भी अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, यहां तो अपन लिख लिया, अतः स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई का मान फ्रिंज क्रमांक पर निर्भर नहीं करता है तथा दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब अपन आगे की बात करें तो देखो आगे की बात यह है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो देखिए भाई ये वाला चित्र बना हुआ है, ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा है। अगर मैं इसमें साइड में इसे ऐसे भी ले सकता हूं, ये एंगल मेरे पास थीटा है भाई, ये बिंदु O है, ये O' है, ये P है। गौर कीजिएगा ये X है और ये क्या है भैया, कैपिटल D है। अगर मैं इसे चाप के रूप में लूं कि ये दूरी बहुत ज्यादा है, तो देखो आप जानते हो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। कोण क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, यानी कि थीटा बराबर x अपॉन में d बन जाएगा। क्लियर, यहां पर ऐसा ही आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में कैपिटल डी। अगर ऐसे नहीं आता है समझ में, तो आपको पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है तो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं, थीटा के अल्प होने पर थीटा एप्रोक्स इक्वल क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार, यानी कि x अपॉन में वही कैपिटल डी आएगा। तो देखिए यहां अगर मैं बात करता हूं अब कोणीय चौड़ाई की, तो देखो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई को अगर मैं थीटा से लूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास भैया, x अपॉन में कैपिटल डी।
बिल्कुल यही होगा। इधर साइड से मैंने देख लिया, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से भी ले सकते हो आप इसे, और चाहो तो tan के फॉर्मेट में आप इसे ले सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में कैपिटल डी आ गया, और x की वैल्यू अप्रोक्स किसके इक्वल होती है, बीटा के। तो देखो फिर इसी में आगे, चूंकि x इक्वल है बीटा के, तो ये बीटा अपॉन में कैपिटल डी, यानी यूं कह सकते हैं फ्रिंज चौड़ाई बीटा और प्रकाश स्रोतों से पर्दे की दूरी कैपिटल डी का जो अनुपात है, इसे ही अपन कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। यानी कि देखो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा बराबर बीटा अपॉन में कैपिटल डी। अब बीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये कैपिटल डी है ये पहले से, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर 12। तो इक्वेशन नंबर जो 12 आ गई है, ये अपने पास कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक आ गया। ध्यान रहे इसमें भी क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, यानी कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई लैम्डा पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड कर रही है, स्मॉल डी पर, ने की कैपिटल डी पर। ध्यान रखना भैया, कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं है, किस पर है, लैम्डा और स्मॉल डी पर निर्भर करती है, ने की कैपिटल डी पर निर्भर करती है। अब ये अपन ने कोणीय चौड़ाई का व्यंजक अपन ने प्राप्त कर लिया है। अब अपन इसमें बात करेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई किस किस पर निर्भर करती है और उससे क्या क्या इफेक्ट उसमें आते हैं, उस चीज को और अपन देखते थे, लिख ही लेते हैं उसको टॉपिक के रूप में छोटा सा, कि फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। फिर उसके बाद यंग द्विस्लिट प्रयोग संबंधी जो क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन, उनकी अपन चर्चाएं करेंगे। तो देखिए पहले अपन फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता की बातें करेंगे।